दोस्तों, मनोज अपने कमरे में बेचैनी से इधर से उधर घूम रहा था। जुलाई महीने की इस शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी में उसकी बनियान पसीने से भीग करके उसके शरीर से चिपक गई थी। मनोज आशंकाओं के समुद्र में गोते लगा रहा था। उसके पिछली 2 बार की असफलताएं बार बार उसके दिमाग में कौंध रही थी। बार बार वो यही सोच रहा था कि क्या पिछले 2 बार की तरह से इस बार भी मैं असफल हो जाऊंगा। बार बार उसका दिमाग घूम घूम करके अपने पिताजी की तरफ जा रहा था कि अगर इस बार असफल हो जाऊंगा तो मेरे पिताजी के ऊपर क्या गुजरेगी। मेरे पिताजी तो टूट जाएंगे और वो लोग जो मेरे पिताजी को हमेशा कोसते रहते हैं कि तुम्हारा बेटा कुछ नहीं करेगा, तुम्हारा बेटा प्रयागराज में रह करके सिर्फ अपना समय काट रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, उसे बाद में आकर के घर पे खेती बाड़ी ही करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें उसके दिमाग में घूम रही थी क्योंकि उसने पिछले 2 बार अपनी बड़ी बड़ी असफलताएं देखी थी। वो पिछले 3 साल से यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन 2 बार असफल रहा। ये तीसरी बार था। इस तीसरी बार उसको काफ़ी अपने ऊपर ये था कि नहीं, इस बार मेरा रिजल्ट निकल जाएगा। लेकिन समय बीत रहा था। 10 बजे रिजल्ट निकलने का समय था, लेकिन अब उसके सामने जो घड़ी टंगी है उस घड़ी में वो बार बार समय देख रहा है। समय 10:30 11 बज चुका है, लेकिन अभी तक उसे रिजल्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं। अगर वो रिजल्ट उसका अगर यूपीएससी क्लियर हो जाता तो कोई ना कोई उसे आकर के ज़रूर बताना था, उसके कॉलोनी के लोग ज़रूर भाग करके आना था, कोई तो उसको अभी तक मैसेज दे दिया होता। लेकिन उसके पास अभी तक किसी का भी मैसेज नहीं आता। और मनोज के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो साइबर कैफ़े तक जाए और अपना रिजल्ट देख पाए। और मनोज के पास ऐसे मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे। उसके पास तो एक छोटा सा नोकिया का फ़ोन था जिसमें वो अपना रिजल्ट नहीं देख सकता था। मीरा ने कल ही मनोज से कहा था कि मेरे घर पे न्यूज़पेपर आता है, मेरे पिताजी हर दिन न्यूज़पेपर मंगाते हैं, जैसे ही मेरे घर पे न्यूज़पेपर आएगा मैं तुम्हारे पास लेकर के आऊँगी। मीरा वही थी जो मनोज से पिछले 2 साल से प्यार करती थी। लेकिन अभी 12 बजने वाला था, अभी तक मीरा का भी कोई खबर नहीं था। मनोज की ये आशंकाएं और बढ़ती जा रही थी। वो अपनी असफलता के बारे में सोच रहा था और वो कम से कम 75% ये सोच चुका था कि मैं इस बार भी असफल हो चुका हूँ। लेकिन फिर भी उसके ज़हन में एक बेचैनी बार बार हो रही थी कि कैसे रिजल्ट का पता किया जाए, कैसे पता करें। एक मीरा के ऊपर भरोसा था कि मीरा रिजल्ट का पता करके आएगी, लेकिन अभी तक मीरा का भी कुछ पता नहीं है। और अगर मैं असफल हो गया तो क्या मुंह लेकर के जाऊंगा, क्या अपने पिताजी को मुंह दिखाऊंगा, गांव वालों के सामने क्या कहूंगा। ये सब चीज़ें उसके दिमाग में घूम रही थी। तभी दरवाजे के ऊपर दस्तक होती है और भाग करके वो दरवाजे को खोलता है तो देखता है कि सामने मीरा खड़ी है। मीरा के चेहरे के हाव भाव को देखकर ऐसा लगता है कि मीरा को पूरी दुनिया जहान की खुशी मिल गई है। मीरा के हाथ में एक पेपर होता है और उस पेपर को लेकर के मीरा मनोज के गले से लिपट जाती है और कहती है कि मनोज, आपकी मेहनत रंग लेकर आई। आपने जिस तरीके से पूरी रात रात भर जग करके दिए की तरह से अपने आँखों को जलाया था, वो आज सफलता के रूप में आपके सामने आ गई है। आप कलेक्टर बन गए। दोस्तों, मीरा उससे प्रेम करती थी और मनोज आज कलेक्टर बन गया था, उसका रिजल्ट आ गया था। आगे क्या होता है
कैसे मीरा और कलेक्टर बनने के बाद मनोज आपस में मिल पाते हैं, आपस में शादी के बंधन में बंध पाते हैं, या दोनों का रास्ता अलग हो जाता है। आगे कलेक्टर बनने के बाद मनोज के साथ कैसा बिहेव होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें विस्तार से इस कहानी में आगे बताएंगे। उससे पहले मैं हूं सुधीर राय और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल क्राइम और साजिश में। दोस्तों, वीडियो का शुरू करूं उससे पहले मेरा बस आपसे यही निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर पहली बार आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि जैसे ही कोई ऐसी अच्छी वीडियो आपके पास मैं अपने चैनल पर डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, मनोज बिहार का रहने वाला था और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए 3 साल पहले वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज आ जाता है। प्रयागराज में आने के बाद वो एक पंडित दयाशंकर होते हैं, उनके मकान में एक रूम किराए पर लेता है और उसी में रह करके अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है। यहाँ एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेता है और अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देता है। मनोज के पिताजी बिहार के एक छोटे से किसान थे, आमदनी बहुत कम था, लेकिन उनकी दिली इच्छा थी कि उनका बेटा पढ़ लिख करके एक बड़ा अधिकारी बने। और मनोज का भी बचपन से ही एक ही ख्वाब था कि उसे बड़ा हो करके यूपीएससी क्लियर करना है और कलेक्टर बनना है। और उसी रास्ते पर चलते हुए मनोज अपने प्रारंभिक परीक्षाओं को पास करते हुए और अच्छे नंबरों से पास करते हुए यहाँ तक पहुँच गया था और आज वो प्रयागराज में पहुँच करके यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है। 2 साल में मनोज 2 बार यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है, लेकिन दोनों बार असफल हो जाता है। यहाँ पर जिस मकान में रहता है, जिस पंडित दयाशंकर के मकान में वो एक रूम किराए पर लेकर रहता है, पंडित दयाशंकर इस प्रयागराज के एक जाने माने पंडित होते हैं। शादी विवाह से लेकर हर क्रियाकलाप में इनको ढूंढा जाता है। इनकी ख्याति काफ़ी होती है, यहाँ पर लोग उन्हें काफ़ी अच्छे नज़रों से देखते हैं। पंडित दयाशंकर की एक बिटिया होती है जिसका नाम होता है मीरा। मीरा 19-20 साल की एक चुलबुली लड़की, जो कि पढ़ाई लिखाई में तो उसका इतना मन नहीं था और न ही उसने उतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई किया था, लेकिन काफ़ी होशियार लड़की थी। और उस मकान में, पंडित दयाशंकर के मकान में जब मनोज रहने लगता है तो धीरे धीरे मनोज की और मीरा की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। दोस्तों, जब 2 बार मनोज असफल होता है तो उस असफलताओं से मनोज काफ़ी टूट जाता है और वो अब सोच लेता है कि अब यूपीएससी की तैयारी छोड़ देंगे। लेकिन ये मीरा थी जिसने मनोज को हमेशा सपोर्ट किया, मनोज की हमेशा सफलता के लिए दुआएं की। मनोज को किसी भी तरीके का कोई भी कमी होता था, कोई भी नेगेटिविटी उसके दिमाग में आती थी, तो हमेशा उसे एक सबल बन करके उसे समझाती थी, उसके साथ बैठती थी और उसे कहती थी कि मनोज, आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो सारी काबिलियत है, किस्मत जो आपको सफल नहीं होने दे रही है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप सफल नहीं हो सकते हैं। आप मेहनत कीजिए, आप एक न एक दिन जरूर सफल होंगे। लेकिन मनोज के परिवार की माली हालत काफ़ी अच्छी नहीं थी। उसके पिताजी की इतनी आमदनी नहीं थी कि वो मनोज की कोचिंग की फीस भर पाएँ या मनोज को पढ़ने लिखने में इतना सपोर्ट कर पाएँ। इन सब चीज़ों से मनोज काफ़ी दुख रहता था। लेकिन मीरा हमेशा एक मनोज का ढाल बन करके खड़ी रहती थी। जब भी मनोज को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, मीरा उसे हमेशा पूरा करने की कोशिश करती थी।
मनोज को जब प्रयागराज में अक्सर लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है, तो कैरोसिन का बंदोबस्त करने से लेकर के अपने घर की कैरोसिन उठा करके, अपने घर की डिबरी लेकर के और भीगती बारिश में मनोज के कमरे तक पहुंचती थी और मनोज को दे करके जाती थी कि लो, जब तक लाइट नहीं आती है तब तक तुम पढ़ाई करो। मनोज को कभी कभी जब कुछ नई किताबें खरीदनी होती थी और मनोज के पास पैसे नहीं होते थे, तो मीरा अपने पिताजी से कह करके या अपने पिताजी से मांग करके बचाए हुए अपने पैसे ले आकर के मनोज को देती थी किताबें खरीदने के लिए। एक बार तो मनोज को किताबें की ज़रूरत थी, उसके कोचिंग की फीस भरने की ज़रूरत थी, उसके पिता के पास पैसे नहीं थे और परिस्थिति ऐसी आ गई थी कि कोचिंग छोड़ने की नौबत आ गई थी। तब मीरा ने अपने कान की बालियों को बेच करके और उस पैसे को दे करके और मनोज की कोचिंग की फीस जमा की थी। मीरा और मनोज में एक सच्चा प्यार था, एक दूसरे के लिए ये जी जान से मदद करने के लिए तैयार रहते थे। मीरा की सिर्फ एक ही इच्छा थी, दिली इच्छा थी कि मनोज पढ़ लिख करके कलेक्टर बने। हमेशा मीरा मनोज के ताक झांक में रहती थी कि कब मनोज को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उस चीज़ को मीरा हमेशा प्रोवाइड करने की तैयारी में रहती थी। मीरा मनोज के पास आकर के घंटों बैठ जाती थी, मनोज से बातें करने लग जाती थी। तब मनोज को ज़बरदस्ती मीरा को वहाँ से भगाना पड़ता था, खुशी खुशी भगाना पड़ता था, क्योंकि जब मीरा उसके सामने बैठ जाती थी तो मनोज पढ़ाई न करके मीरा की सुंदरता में ही खोया रहता था। जब वो सामने बैठती थी तो उसी को देखता रहता था। मीरा उसे कहती है कि कलेक्टर साहब, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है जिसको आप पढ़ना चाहते हैं? तो मनोज कहता है कि तुम यहाँ पर बैठो मत। उसका हाथ पकड़ के बाहर निकालता है, कभी खुशी खुशी हंसी मजाक में उसको कहता है कि तुम बाहर चले जाओ, तुम यहाँ रहोगी तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। कभी उसको उसके पिताजी का डर दिखा करके उसको वहाँ से भगाता है। मीरा काफ़ी चुलबुली थी, लेकिन उस दिन जब मनोज यूपीएससी में सेलेक्ट होता है, मीरा उसका रिजल्ट लेकर के उसके सामने आती है, तो खुशी के मारे मीरा और मनोज दोनों झूम उठते हैं, दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और मीरा कहती है कि आज आपकी मेहनत रंग लेकर आई है। तो मनोज कहता है कि मीरा, ये मेहनत सिर्फ मेरी नहीं, मेरी सफलता सिर्फ मेरी नहीं, इस सफलता में सबसे बड़ा जो हक है वो तुम्हारा है। अगर तुम नहीं होती, तुमने हर कदम पर, हर पग पग पर मेरा साथ नहीं दिया होता, तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। आज मैं कब का यूपीएससी का प्रिपरेशन छोड़ करके गांव चला गया होता। लेकिन तुम थी जो तुमने मुझे हमेशा हौसला दिया और हमेशा मेरे हर काम में मेरा मदद की, जिसकी वजह से आज यूपीएससी मैंने क्लियर किया। मीरा मनोज के होठों पर एक प्यारा सा चुंबन जड़ देती है और मनोज भी उसके बालों को सहलाने लगता है। उसके बाद मनोज उसे कहता है कि मीरा, तुम कितनी खुश हो आज। मीरा कहती है कि मनोज, मेरे खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं है। मैं तो इतना खुश हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही आज कलेक्टर बन गई हूँ। मीरा मनोज से कहती है कि मनोज, बगल में नेतराम की दुकान देखे हो तुम? मनोज कहता है हाँ देखा हूँ मैं। तो बोला आज तो 3-4 केजी मिठाइयाँ बनती हैं। मनोज कहता है बिल्कुल, तुम्हारे लिए तो मैं पूरी दुकान, नेतराम की पूरी दुकान तुम्हारे लिए ले आकर के तुम्हारे कदमों में रख दूँ, वो भी कम है। फिर मीरा कहती है कि नहीं, पहले तुम कलेक्टर बन करके आ जाओ, फिर तुमसे ढेर सारी मिठाइयाँ खाऊंगी।
मनोज कहता है मीरा, मुझे घर जाना होगा क्योंकि मेरे घर में कोई टेलीफोन नहीं है जिससे मैं अपने पिताजी को ये शुभ समाचार दे पाऊँ। मेरे चाचा जी के पास एक टेलीफोन है, लेकिन जब उनको ये सब चीज़ें पता चलती है तो उनके अंदर जलन होती है और वो अपने टेलीफोन का तार निकाल करके रख देते हैं। और जब मेरे पिताजी जाते हैं तो कहते हैं कि मेरा टेलीफोन ख़राब है। मेरे पिताजी अपने आंखों में आंसू भर करके सामने देखते हैं कि टेलीफोन का तार निकाला हुआ है, फिर भी अपनी गीली आंखें ले करके वो वापस चले आते हैं। इसलिए मीरा, मुझे अपने पिताजी को ये सुखद समाचार देने के लिए कल जाना है। मीरा कहती है कि ठीक है, आप जाइए, लेकिन भूलिएगा मत हमें। मैं आपसे प्यार करती हूँ और अगर आप कुछ भी अगर गलत करेंगे तो मैं अपनी जान दे दूँगी। जल्दी आ जाइएगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरे लिए मेरी शादी की तैयारी कर लिए हैं और मेरे लिए उन्होंने एक दूल्हा देख रखा है जो कि एक सरकारी ऑफिस में क्लर्क है। मनोज कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं घर जाऊंगा और घर जाते ही मैं अपने पिताजी को ये समाचार देने के बाद और उनसे अपने शादी विवाह के बारे में बात करके तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हें ले करके चलूँगा। मीरा कहती है ठीक है, और फिर वहाँ से मीरा मनोज का सामान पैक करवाती है और पैक करवाने के बाद उसको बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए आती है। बस स्टैंड पर छोड़ती है, मनोज अपने गांव आता है और गांव जब आता है तो उसके आने से पहले गांव वालों को ये पता चल चुका था कि मनोज यूपीएससी क्लियर कर चुका है, एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहा है। गांव वाले ढोल नगारों के साथ बस स्टैंड पर खड़े होते हैं। जैसे ही वो बस से उतरता है उसे कंधे पर उठा लिया जाता है और गांव तक ढोल नगारे बजाते हुए और उसे कंधे पर बैठा करके ले जाते हैं, पूरे गांव में घुमाते हैं। पूरे गांव वाले खुश होते हैं। मनोज जब अपने घर पहुंचता है, अपने माता पिता के पैरों पर गिरता है, अपने पैरों को छूता है। उसके माँ बाप उसे गले लगाते हुए खुशी से झूम उठते हैं। अभी मनोज की ट्रेनिंग में जाने की डेट नहीं आई थी, तब तक वो गांव में ही रहता है। उसके गांव में उसके माता पिता जब गांव में निकलते हैं, लोगों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि मेरा बेटा तो कलेक्टर हो गया है। अब गांव में उसके पिताजी की काफ़ी इज्जत और रुतबा बढ़ चुका था। फिर वहाँ से उसको कॉल लेटर आता है उसकी ट्रेनिंग के लिए और मनोज ट्रेनिंग में चला जाता है। ट्रेनिंग करने के बाद जब उसे फुर्सत मिलती है, उसकी पोस्टिंग होती है, तो सीधे वो मीरा को याद करता है और प्रयागराज की तरफ रुख करता है। प्रयागराज में पहुंचता है तो मीरा के घर से थोड़ी दूर पर नेतराम की मिठाई की दुकान थी। मीरा ने उसे कहा था कि नेतराम की दुकान से मिठाई चाहिए। वो चीज़ें उसको याद आती हैं और वहाँ से वो नेतराम की दुकान की जितनी भी मिठाइयाँ अच्छी अच्छी हैं, सब मिठाइयों को कई डिब्बों में पैक करवाता है और ड्राइवर से कहता है कि अपने गाड़ी में रखो। और गाड़ी लेकर के जब मीरा के घर पहुँचता है तो मीरा के पिताजी पंडित दयाशंकर बाहर बरामदे में बैठे हुए थे। काफ़ी मायूस से थे, काफ़ी कमज़ोर से हो गए थे। वहाँ पर पहुँच करके जब उनके पैरों को छूता है और पूछता है कि मीरा कहाँ है पिताजी, तो पंडित दयाशंकर कहते हैं कि बेटा मीरा तो भाग गई। जैसे ही ये बातें मनोज सुनता है, मनोज के शरीर से ऐसे लगता है जैसे उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वहीं पर वो धम से नीचे बैठ जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, अपने आप को संभालता है, फिर कहता है पिताजी किसके साथ भागी है मीरा? तो पंडित दयाशंकर कहते हैं कि किसी के साथ नहीं, वो अकेले भाग गई है। जिस दिन उसकी शादी मैंने तय किया, शादी का दिन नज़दीक आने से पहले ही उसने मुझे एक दिन बताया कि मैं मनोज से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ।
लेकिन मुझे ये लगा कि मनोज तो अब कलेक्टर बन चुका है, अब एक साधारण लड़की से वो शादी नहीं करेगा। इसलिए मैंने उसके बातों के ऊपर तवज्जो नहीं दिया और मैंने उसकी शादी तय कर दी। लेकिन ऐन वक्त पर वो घर छोड़ करके भाग गई। मनोज को ये सब चीज़ें पता चलता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। अब उससे वहाँ एक पल रुका नहीं जाता है और वो फिर लंबे कदमों से वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि गाड़ी में रखी हुई मिठाइयाँ वो मीरा के घर तक ले जाए। वो ड्राइवर से कहता है कि चलो चलते हैं। और वहाँ से जाने के बाद वो पूरे दिन पूरी प्रयागराज की गलियों में घूमता रहता है, ढूंढता रहता है कि कहीं तो फिर मीरा मिल जाए। मीरा की सहेलियां, मीरा के जानने वाले जितने लोग थे मीरा के रिश्तेदारी में, हर जगह ढूंढता है। लगातार कई दिनों तक, एक हफ्ते तक वो ढूंढता रहता है, लेकिन मीरा का कहीं अता पता नहीं चलता है। वो धीरे धीरे काफ़ी दुखी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो मीरा को ढूंढना जारी रखता है। अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद, अपनी ड्यूटी करने के बाद जब भी उसको फुर्सत मिलती है वो मीरा को ढूंढता रहता है, लेकिन मीरा का कहीं भी कुछ भी अता पता नहीं चलता है। काफ़ी समय बीतता जाता है, तकरीबन 2-3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन मीरा का जब कुछ पता नहीं चलता है तो धीरे धीरे ये भी अब उन चीज़ों से थोड़ा सा बोझिल होना शुरू हो जाता है। वो अब महसूस करने लगता है कि मीरा शायद अब मेरे जीवन में नहीं मिलेगी मुझे। शायद हमारी और मीरा की जो रास्ते थे, जो हमारा मेल था, ये सिर्फ यहीं तक था। इसी क्रम में एक दिन वो गांव जाता है और गांव जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसका एक बचपन का मित्र, जिसकी बच्चे का जन्मदिन है और उसके जन्मदिन पर एक अच्छा फंक्शन उसने रखा हुआ है, और उसने फिर मनोज के लिए उसके घर पर निमंत्रण भेजा। मनोज काफ़ी दुखी था, वो कहीं जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पिताजी कहते हैं कि जाओ, थोड़ा मन बहल जाएगा तुम्हारा भी, जाओ और घूम करके आ जाओ। मनोज अपने पिताजी की बातें मान जाता है और फिर वहाँ जाने के लिए अपने ड्राइवर से कहता है। अब मीरा उससे नहीं मिलती है। इधर उसके घर वाले, उसके माता पिता उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। लड़कियां देखने लग जाते हैं, काफ़ी सारे रिश्ते आते हैं और वो मनोज को उसके फ़ोटो दिखाते हैं और उसकी शादी तय करते हैं। लेकिन ऐन वक्त पर हमेशा मनोज मना कर देता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, मुझे खाली छोड़ दो कुछ दिनों के लिए, मुझे अभी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वो हमेशा शादी के लिए मना कर देता है। उस दिन अपने दोस्त के यहाँ जाता है। मनोज को मीरा की याद में अब धीरे धीरे शराब भी पीने लग गया था, उसको नशे की भी लत लग गई थी। उस दिन जब वो अपने दोस्त के पास जाता है तो रास्ते में वो एक बियर की बोतल लेकर के पीना शुरू कर देता है और कुछ ऐसे गीत जो उसके गाड़ी में चल रहा था, दर्द भरे गीतों को सुनते हुए, दुख भरे गीतों को सुनते हुए और अपने दोस्त के पास पहुंचता है। जब दोस्त के पास पहुंचता है तो दोस्त और उसकी पत्नी दोनों बाहर आकर के उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। उसकी काफ़ी आवभगत होती है। उसको घर के अंदर लेकर के जाते हैं, बैठाते हैं, उसका काफ़ी सेवा सत्कार करते हैं, उसे अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं। बच्चे का जन्मदिन मनता है। जन्मदिन जब बच्चे का मन जाता है, उसके बाद जब मनोज कहता है कि मैं अब निकल रहा हूँ घर के लिए, तभी किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज़ आती है और जैसे ही बर्तन गिरते हैं तो जो उसके दोस्त की बीवी होती है वो ज़ोर से चिल्लाती है, मीरा, तुम्हें कुछ काम नहीं आता है, तुमसे कोई भी काम नहीं होता है, तो काम छोड़ दो, चली जाओ अपने घर यहाँ से। ये लड़की कुछ भी काम नहीं जानती है।
इस तरीके की बात जैसे ही सुनता है वो, और मीरा नाम जैसे ही सुनता है वो पीछे मुड़ जाता है और कहता है उस औरत से, भाभी आपने अभी क्या बोला है? तो उसकी भाभी कहती है कि देखिए भाई साहब, एक लड़की है, ये हमारे यहाँ काम करने के लिए आई है, इसको कोई भी काम में इंटरेस्ट नहीं है, हमेशा ये कहती रहती है कि मैं एक कलेक्टर की पत्नी हूँ, मैं अपने कलेक्टर पति को ढूंढने के लिए आई हूँ, और हंसती है, उसका मजाक उड़ाती है, खिलखिलाती है। और जब ये बातें मनोज सुनता है तो उसके कदम वहाँ नहीं रुकते हैं, वो भागता है और किचन की तरफ जाता है। और जैसे ही किचन में पहुँचता है तो देखता है कि मीरा वही अपनी दुपट्टे को ओढ़े हुए उस दुपट्टों से अपने आंखों की आंसुओं को पोंछ रही होती है। उसके हाथ में मिट्टी लगी हुई है और बर्तन को धो रही होती है। जैसे ही मीरा को देखता है उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो जोर से बोलता है, मीरा। मीरा उसकी बातें सुन करके उसके तरफ मुड़ती है। मुड़ने के बाद मीरा के आंख भी आंसुओं से भर जाते हैं, उसके भी आंखों से आंसू बह बह करके उसके गोरे गालों पर टपकने लगते हैं। दोनों दौड़ करके और एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन मीरा के हाथों में मिट्टी लगा हुआ था, उसकी वजह से मीरा अपने हाथों को उसके कपड़े पर नहीं लगाना चाहती है, क्योंकि वह मनोज जो कभी निक्कर और पैंट में, हाफ पैंट और निक्कर में फटी पुराने कपड़े में बैठ करके अपनी तैयारी करता था, आज वो मनोज सफ़ेद शर्ट, प्रेस का किया हुआ ब्रांडेड सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद पैंट, काला शूज़ और टाई और ब्रांडेड घड़ी में सामने खड़ा था। उसके हुलिया को देख करके वो उसे पहचान ही नहीं पाई थी और इसलिए उसके शर्ट को से अपने हाथ को दूर रखा। कहती है कि आपके शर्ट गंदे हो जाएंगे। मनोज कहता है कि ये शर्ट गंदे हो जाने दो, आज तुम मिल गई ना, अब दुनिया का कोई भी गंदगी मेरे लिए गंदा नहीं, वो सब कुछ साफ है। और फिर वो दोनों गले मिल जाते हैं, गले लग जाते हैं। थोड़े देर तक दोनों रोते रहते हैं और मीरा कहती है कि आपने आने में इतना लेट क्यों कर दिया? मनोज कहता है, मीरा बस जो तकलीफ हुआ तुम्हें उसके लिए माफ़ कर दो, अब दुनिया का कोई भी दुख, दर्द और तकलीफ तुमसे कोसों दूर होगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं हूँ तुम्हारी परछाई, जीवन भर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और वहाँ से मीरा को लेकर के और अपने दोस्त से कहता है, दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। दोस्त और उसकी बीवी दोनों ग्लानि में भरे पड़े थे। वो बार बार मनोज से माफ़ी मांगने की कोशिश करते हैं कि दोस्त हमें पता नहीं था, कुछ हम लोगों से गलतियां हो गई। मनोज कहता है कि आप लोगों से कोई गलती नहीं हुई, आप लोगों की वजह से ही मेरी पत्नी आज मिली है, नहीं तो आज मेरा का कुछ और हो जाता, किसी और घर में कहीं और होती, इसके साथ कुछ और हो सकता था, लेकिन आज मेरा सही सलामत मिल गई, इसके लिए आप लोगों का मैं हमेशा जीवन भर शुक्रगुजार रहूँगा। उसके बाद अपने ड्राइवर को बुलाता है, गाड़ी में बैठते हैं और एक खुशहाल और बहुत अच्छा सुंदर गाना लगाता है और दोनों गाना सुनते हुए गाड़ी में फ्रंट सीट पर दोनों बैठ करके और चल देते हैं। ड्राइवर को पीछे बैठा दिया जाता है और मनोज गाड़ी को ड्राइव करता है और बगल में उसकी पत्नी मीरा बैठती है। लेकिन तभी मीरा की नज़र गाड़ी में पड़े हुए एक बियर के बोतल पर जाती है और मीरा कहती है कि क्या आप ये भी कर रहे हैं? मनोज कहता है कि नहीं। वो पीछे देख करके ड्राइवर की तरफ आंख मारता है और कहता है, अरे ये ड्राइवर ने रख दिया था, मैं क्यों पीऊँगा? और उसी समय उस बियर के बोतल को लेकर के मनोज बाहर को फेंक देता है। मनोज मीरा को लेकर के सीधे वहाँ के एक बड़े मंदिर में जाता है, वहाँ दोनों शादी करते हैं
शादी करने के बाद मनोज जब अपने आलीशान बंगले में पहुंचता है मीरा को लेकर के, वहाँ पर जा कर के वहाँ के लोगों से कहता है कि एक बड़े से फंक्शन की तैयारी किया जाए, आज शाम को शहर के जितने भी बड़े लोग हैं सबको बुलाया जाए और घर से अपने माता पिता को, पंडित दयाशंकर को, सबको बुलाता है। सबके लिए हवाई जहाज़ की टिकट भेजी जाती है और सब लोग बाई एयर वहाँ पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद दयाशंकर बहुत खुश होते हैं अपनी बेटी को देख करके, अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं। मनोज के पिताजी भी देख करके अपने बेटे की खुशी और अपनी बहू की सुंदरता देख करके उसके माता पिता भी काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि मीरा सुंदरता में एक बेमिसाल प्रतिमूर्ति थी। उसे भगवान ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया था। वहाँ पर उसे देख करके हर व्यक्ति खुश हो जाता है और मनोज को हर आदमी सराहना करता है कि एक कलेक्टर होते हुए भी एक अनपढ़ लड़की से जिससे प्यार किया, आज उसी से मनोज शादी कर रहा था। हर तरह मनोज की चर्चाएं थी। लोग, शहर के बड़े बड़े लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे और बड़ी धूमधाम से शादी होती है और दोनों, मनोज और मीरा, अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, फिर ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। एक मीरा जो कम पढ़ी लिखी थी, या यूँ कहें कि अनपढ़ लड़की थी, और एक कलेक्टर साहब, इन दोनों की एक खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।